स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में। और फिर से मैंने कॉमन एरर की एक्सरसाइज ले ली है क्योंकि मुझे लगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट रहेगा। प्रैक्टिस मैं तो नहीं कह सकता कि बढ़िया हो जाती है, वो तो बच्चे कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ठीक हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। पर मेरा उद्देश्य यही होता है कि उनका अभ्यास बढ़िया हो, कॉमन एरर समझते रहें। और चूंकि ग्रामर तो बहुत बड़ी, अब अगर अभी आपका नाउन आर्टिकल नंबर और ये अपॉस्ट्रोफी फिनिश हुआ है तो मैं उसी में ही कॉमन एरर लूँगा। अगर मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं पढ़ाया है, कंजंक्शन नहीं पढ़ाया है, तो फिर उसमें कॉमन एरर लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी भी उसी तरह की कॉमन एरर है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का जवाब, थोड़ा क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ता है। उसने ये कहा था कि ही इंसिस्टेड हिम टू लीव, ऐसे करके था। तो बोला था इसमें डाउट है हमको। डाउट ये है कि वो सोच रहा है कि ही इंसिस्टेड हिम टू लीव, उसने उसे जाने पर जोर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। इंसिस्ट जो वर्ब है, ठीक, पहली बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी है, ठीक है ना। ये दोनों है। जैसे हम लिखते हैं कि आई डिड नॉट वांट टू लीव द रूम बट ही इंसिस्टेड, और यहीं पर फुल स्टॉप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कमरे से जाना नहीं चाहता था लेकिन उसने जोर दिया, ये इंट्रांसिटिव हो गई। लेकिन अगर ये आ जाता है कि ही इंसिस्टेड मी, ही insisted me to leave the room, अब ये सही नहीं है। वजह ये होती है कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन या ऑन लगता है, मोस्टली ऑन ही लगता है। उसकी वजह क्या होती है? इंसिस्ट माने जोर या दबाव डालना, और ये जोर या दबाव डालने का जो सेंस होता है वो किसी पर दबाव डालने का, किसी पर दबाव, ऐसा होता है, किसी पर जोर डालना। और ये होता है जैसे कि ही बीट हिम, उसने उसको पीटा, उस पर पीटा नहीं। तो जो रिएक्शन है पहले उसको समझने की जरूरत है। रिएक्शन किसी व्यक्ति पर हो रहा है, को नहीं हो रहा, में नहीं हो रहा, से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। देखिए हर वर्ग की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी एक डेप्थ होती है, गहराई होती है, और उस गहराई तक हमको जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कई मौकों पर कि कोई क्लू, कोई ट्रिक ऐसी होती है जिसे समझाने में हमको भी प्रॉब्लम होती है कि हम उसको महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उसको बच्चों को नहीं समझा पा रहे। कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां समझा पा भी रहे हैं। तो इंसिस्ट मानने होता है जोर या दबाव डालना। तो जब किसी व्यक्ति पर जोर पड़ेगा या किसी व्यक्ति पर दबाव पड़ेगा तो उसमें इंसिस्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहीं पर छूट गया वो, फिर सीधे इंसिस्ट ऑन नहीं आना है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जब ये आएगा तो फिर ऑन आएगा, ठीक। अब इंसिस्टेड ऑन हो जाएगा यहाँ। दूसरा, जब इंसिस्टेड ऑन हो जाता है तो इसके साथ इंफिनिटी नहीं आता है। देखिए तरीका समझिए,
एक मिस्टेक दूसरे पर डिपेंड है। जब इंसिस्टेड ऑन आता है तो हमेशा होता है इंसिस्टेड ऑन लिविंग, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्टेड ऑन डूइंग, मतलब हमेशा ये जीरंड लेता है, मतलब इंफिनिटिव नहीं लेता। तो जिस समय ये फिर जब जीरंड लेगा तो बन जाएगा लिविंग, ही इंसिस्टेड ऑन लिविंग। क्योंकि इसके इस जो वर्ब है इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बात समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट जो पड़ा है तो फिर वो जिस समय ये जीरंड बनेगा तो ये फिर ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा, फिर ये बनेगा पॉजिटिव केस, तो हो जाएगा ही इंसिस्टेड ऑन माय लिविंग द रूम, अर्थात उसने मेरा कमरा छोड़ने पर जोर दिया। सेंस वही है कि उसने मुझे कमरा छोड़ने पर जोर दिया, कमरे से जाने पर जोर दिया, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा उसने मेरे कमरे को छोड़ने पर, यानी कमरा को मुझे छोड़ने पर या मेरे कमरे छोड़ने की गतिविधि पर, एक्टिविटी पर जोर दिया कि मतलब तुमको जाना ही होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हम यहाँ पे तो देखिए एक दूसरे की, जब ऑब्जेक्ट आया तो ऑन आया, ऑन आया तो जीरंड, जीरंड आया तो फिर माई आया, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। अगर आपको सिंगल ऐसे यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर फिर ऑन लगता ही लगता है, और उसका यही मतलब है कि कोई चीज किसी पर एक्टिवेट हो रही है, ऐसे करके, ठीक, जहां तक मेरी राय है। बाकी और कोई अगर कहीं से सुनने को मिले तो अगर बेहतर ढंग से अगर वो चीज है तो कोई डाउट हो तो मुझे फिर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज थी। और आज का जो एसएससी सीजीएल का पेपर था, क्योंकि वो मैंने रात में बनाया था, पहले तो होता है कि आप जानते हो कि जो डेली वर्क हमारा है काफी टायरिंग होता है, बहुत ज्यादा, काफी क्या बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही आओ काम करके तो बिल्कुल मूड नहीं होता, 0% मूड होता है कि आज नहीं बनाना है। फिर ये होता है कि कल बच्चों को क्लास नहीं मिल पाएगी, तो कई कमेंट आ जाते हैं। तो मैंने सोचा देर रात मैंने सोचा कि लाओ कुछ डाल देता हूँ, तो फिर एक एसएससी सीजन की पीपीटी पड़ी थी, मैंने उसको बनाया। टाइम हो गया 11:30, मैं नींद में था, और आप वीडियो को अगर गौर से सुनोगे तो बीच बीच में मैं यार्निंग भी कर रहा हूँ। उसी चक्कर में मैंने मीनिंग तो बताई लेकिन उसका सही ऑप्शन बताना भूल गया। फिलहाल वो डेरोगेटरी का इंसल्टिंग ही बता दिया मैंने। डोंट वरी, बच्चे समझदार है, इस बात को मुझे ढेर सारा गर्व है, और वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फिर सॉरी बोलता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन अब मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ ना कुछ ना चाहते भी हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्लास है। द स्टेट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दैट। लगता है कि सेंटेंस सही है लेकिन सेंटेंस गलत है। इस कक्षा के विद्यार्थी उतने मेहनती नहीं है जितने उस कक्षा के। तो उस कक्षा के लिए दैट इशारा क्लास की तरफ करता है, ना कि स्टूडेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम इसका करेक्शन करेंगे। तो आप जानते हो कि प्लूरल में दोज ऑफ का प्रयोग होता है, सिंगुलर में दैट ऑफ का प्रयोग होता है। तो एज दोज ऑफ दैट। अब दैट का मतलब क्या है? दैट का मतलब आपका क्लास से, लेकिन क्लास लिखा नहीं जाएगा। तो यहां पर हो गया द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट। एज दो, देखो यूज आपको अटपटा लगेगा, बस यही तो होता ही है भाई। विद्यार्थियों का उलझना इसी बात पर हो जाता है कि विद्यार्थी का माइंड जो होता है वो फैमिलियर यूजेस चाहता है। अगर थोड़ा सा अकॉर्ड या स्ट्रेंज यूज हो गया, अजीब सा हो गया, तो वो वहीं पर डाउटफुल हो जाता है, वहीं पर कंफ्यूज होता है और समझता है कि ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा ही होगा। और इसीलिए ऐसे पॉइंट्स रखे जाते हैं कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा अनईजी फील करे और डाउट में आकर के क्वेश्चन को गलत करे। और अगर उसको इस चीज का नॉलेज होगा तो डेफिनेटली वो सही करेगा और वही उसका टैलेंट है और वही सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट।
तो दोज हो गया स्टूडेंट्स के लिए, दैट हो गया क्लास के लिए, तो एज दैट भी होगा, एज दोज ऑफ दैट होगा, और सेम यूज यहाँ पर इस तरह से द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज बेटर देन दैट, इस कक्षा का जो बोर्ड है उस कक्षा से बेहतर है। तो कक्षा से बेहतर नहीं है, कक्षा की बोर्ड से बेहतर है। तो यहाँ पर देन दैट नहीं होगा, अब जानते हो यहाँ बोर्ड सिमिलर है, तो देन दैट ऑफ दैट, कितना अजीब लगता है कि दिस द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज बेटर देन दैट ऑफ दैट, देन दैट ऑफ दैट, लेकिन यूज एकदम सटीक है, जरा सा भी इधर उधर नहीं है, 1% का इधर उधर नहीं, बिल्कुल सटीक, दोनों यूज बिल्कुल सही होने चाहिए। पर पढ़ने में दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कुछ डिस्टर्ब है, बट नो डिस्टर्बेंस, एकदम क्लियर है। और जो समझ रहे हैं इस नियम को, जो जानते हैं, उनके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत फिलहाल मैं नहीं समझता। आगे चलते हैं। सी इज अ वुमेन डॉक्टर, कभी कभी लोग कहते हैं सी इज अ लेडी डॉक्टर, है ना, इसकी जरूरत नहीं, पहले तो लेडी यूज होता नहीं, हमेशा वुमेन यूज होता है। वुमेन टीचर हो, वुमेन सर्वेंट हो, वुमेन डॉक्टर, वुमेन इंजीनियर, लेडी इंजीनियर, लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, लेडी सर्वेंट, ऐसा यूज होता ही नहीं, लेडी नहीं होता, वुमेन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे सी लगा है, तो सी इज अ डॉक्टर, बात खत्म। ऐसे मैंने ले लिया इसको, तो के मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी, तो सी इज अ डॉक्टर, वुमेन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये सी इज अ डॉक्टर से। डेथ लेस इट्स आईसी हैंड ऑन किंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब मस्कुलाइन जेंडर के सेंस में यूज किया जाता है, जैसे डेथ है, सन है, ओशन है, और वार है, विंटर है, समर है, इनके साथ मस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन यूज किया जाता है। नियम समझिए, ऐसा लगेगा वो सही है, लेकिन ऐसा होता है, और ऐसा होता है ये बताने के लिए, ये रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा नेशन के साथ में हर लगा होता है, कंट्री के साथ में हर लगा होता है, शिप जो जलपोत होता है, शिप के साथ हर लगा होता है, उसका यही कारण है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका फेमिनाइन जेंडर में यूज होता है, जैसे मून है, स्प्रिंग है, जैसे ब्यूटी है, पीस है, ऐसे बहुत सारे, जैसे ह्यूमैनिटी, ऐसे जो होते हैं उनको फेमिनाइन जेंडर में यूज किया जाता है, और फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन ही यूज किया जाता है। वर्च्यू का भी फेमिनाइन जेंडर में यूज होता है, लेकिन वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये एक अपवाद कह सकते हो कि वर्च्यू में इट्स आता है, लेकिन वर्च्यू के साथ में भी हर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डेथ लेस इट्स नहीं, हिज, और जिन बच्चों ने इसको इंटरमीडिएट में इसको फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ा होगा, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, उनको पता होगा कि यहाँ पर हिज आता है जो उसका नेचुरल सेंटेंस है, इट्स नहीं आता। डेथ लेस हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, मृत राजाओं पर अपना बर्फीला हाथ रख देती है, तो यहाँ पर हिज आएगा, इट्स नहीं आएगा। और ये वही नियम है जो मैं अभी बोल गया, जैसे देखा पीस हैथ इट्स विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, अर्थात शांति की भी अपनी जीत होती है जो युद्ध की अपेक्षा कम प्रसिद्ध नहीं होती है। युद्ध में भी विजय प्राप्त होती है, तो शांति में भी विजय प्राप्त होती है। एग्जाम्पल गांधी जी, तीर तलवार नहीं चलाया पर जीत हासिल करी, और वो भी उतनी ही फेमस है जितनी अशोक के कलिंग के युद्ध की, वो भी जीत, तो लेकिन उसमें कितना नरसंहार हुआ था। और जबकि अगर व्यक्तिगत गांधी जी के जीवन को देखें तो जीत उन्होंने भी हासिल की। अब उनके विषय में राय सबकी अलग अलग होती है, और देखिए हिस्ट्री का कोई भी कैरेक्टर हो, धर्म या पुराण का कोई कैरेक्टर हो, या समाज का कोई कैरेक्टर हो, सब कुछ सभी तो नहीं लाइक करते हैं, उनमें कोई ना कोई व्यक्तिगत तौर पर डिफेक्ट्स होती है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक वाइड सेंस पे देखें तो जो शांति प्रिय पीस लविंग जो गांधी जी कहा जाता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उन्होंने भी एक जीत हासिल की। तो पीस है, इट्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा हर। इस तरह से ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ में
फेमिनाइन जेंडर या मस्कुलाइन जेंडर के हिसाब से उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पीस है हर विक्ट्रीज आएगा। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन, ये भी इंटरमीडिएट की बुक्स में मिलता है, दिया हुआ है। जब फिगर आप इस बीच पढ़ोगे तो ये आपका सेंटेंस अभी उठाकर देखना मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये दो सेंटेंस बहुत ही काम के। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस नहीं होता है, विंस द रेस होता है, और बहुत ही ट्रिकी सेंटेंस होता है। स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं जो एंड से जुड़े हैं, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट है, जिनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है संयुक्त सब्जेक्ट यानी संयुक्त कर्ता। अब यहाँ पर जब दो चीजें हैं तो विन होना चाहिए, लेकिन वे से लिखा जाता है, और ये एक प्रोवर्ब भी होती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो विन लिखा होता तो विंस करना पड़ता है। इसको क्योंकि सिमिलरली डिनोट करते हैं, दिखते दो हैं लेकिन ये होता एक है। कैसे? क्योंकि स्लो का मतलब होता है, स्लो का पेशेंस से मतलब होता है, और स्टेडी का मतलब जो डिनोट करता है वो करता है डिटर्मिनेशन से। यानी फर्मनेस और पेशेंस, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय। जिस व्यक्ति के अंदर ये दो क्वालिटीज होती हैं वो दौड़ जीत जाता है। मतलब हेयर एंड टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, और ये उसी का मोरल है जो लाइन लिखी हुई है। क्योंकि कछुआ में दोनों चीजें थी, धीमा चलता था मतलब धैर्य था, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी कि मुझे आगे बढ़ना है, और ये दोनों चीजें थी तो दौड़ जीत गया। तो वहीं से मोरल बना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अर्थात अगर वो पेशेंस है बट डिटर्मिनेशन नहीं है तो जीत संभव नहीं है, और डिटर्मिनेशन तो है पर उतावलापन बहुत है, पेशेंस नहीं है, तो भी शायद जीत संभव नहीं है। अर्थात किसी एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं यहाँ पर। जैसे आपने हॉर्स एंड कैरेज पढ़ा होगा, जैसे आपने राइस एंड करी पढ़ा होगा, तो ऐसे करके ये भी है। वो एक डिश होती है जो दोनों दाल चावल, कढ़ी चावल, घोड़ा गाड़ी ऐसे पढ़ा है, तो वो सिमिलरली डिनोट होता है। ये भी वही चीज यहाँ सिमिलरली डिनोट किया जाएगा। तो जब सिंगल पर्सन की तरह डिनोट किया जाएगा तो यहाँ पर विंस हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर लिखा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर वन। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर ऐसा लगा तो सही लगा, जी नहीं, यहाँ गलत लगा है। यहाँ गलत लगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा है कि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। टाइम अलग है और टाइड अलग है, यानी समय और जोर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। समय का मतलब है जो समय की गति है, एक एक पल, और टाइड का मतलब ज्वर, ज्वर का मतलब जो समुद्र में लहरें उठती वो। तो दोनों अलग हो गए ना, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। वो कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, और इसका रिलेशन है किसी एक ही व्यक्ति में दोनों चीजें मतलब डिमांड की जाती है। तो टाइम एंड टाइड दोनों अलग चीजें होंगी। समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और टाइड जो ज्वर आता है वो भी किसी का इंतजार नहीं करता, उसको आना है आ जाएगा। समय चल रहा है चलता रहेगा, तुम बैठे हो बैठे रहो। तो इसलिए समय और ज्वर किसी का इंतजार नहीं करता। ये दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों अलग सब्जेक्ट है, इसलिए वेट्स नहीं होगा, इसलिए होगा वेट। वेट कॉर्नर, टाइम एंड टाइड वेट कॉर्नर, और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ पर जो रीजन बताया उसको याद रखिए। फिलहाल द विलेजर सैट अंडर द शैडो ऑफ द ट्री। शैडो का प्रयोग गलत किया गया जब किसी इस तरह, जैसे कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसकी जो छाया होती है उसको शैडो बोलते हैं। अब मान लीजिए पेन की छाया है तो ये शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, और शेड का मतलब होता है छाया। शेड का मतलब होता है कवरिंग ओवर समवन, किसी के ऊपर कोई कवर के समान जैसे होता है, कोई मतलब लेयर हो, उस हिसाब की जो कोई छाया पड़ती है उसको छाया बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की परछाई बन रही तो उसके ऊपर कवरिंग ऐसा कुछ ऐसा है। अच्छा, फिर जो शेड होती है वो एक बड़े दायरे के हिसाब से ली जाती है, छाया किसी चीज की। शैडो मतलब परछाई, वो परछाई किसी भी वस्तु, वो सुई की भी परछाई हो सकती है, वो व्यक्ति की पेंसिल की परछाई हो सकती है।
तो परछाई का मतलब होता है किसी वस्तु की इमेज सेम टू सेम, प्रतिबिंब टाइप का होता है, वो परछाई होती है। शेड का मतलब होता है उसकी छाया जो एक बड़े दायरे में होती है। तो यहाँ पर शैडो नहीं होगी, यहाँ पर शेड होगा, शेड। तो द विलेजर्स सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। और यहाँ पर भी एक बहुत, जब प्रीपोजिशन की बारी आती है तो यहाँ पर अंडर भी काफी मिस्टेकिंग बताया जाता है, अर्थात इन होना चाहिए, इन द शेड, अंडर द शेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा लिखा था मैंने वैसे लिख लिया, फिर भी मैंने सोचा चलो इसको ओरली समझा दूंगा। क्योंकि इन द शेड वो छाया में बैठता है, छाया ये है और नीचे नहीं बैठता है, अंडर द शेड। क्योंकि फ्लो में लोग लिखते और बोलते हैं और सही माना भी जाता है, लेकिन जब मैरिटली जब प्रीपोजिशन का यूज आता है तो इधर भी अंडर की जगह इन का ही यूज होता है। तो द विलेजर्स सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, शैडो तो होगा नहीं, और कर सकते हो द विलेजर्स सैट इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में बैठ, क्योंकि छाया में वो घुल मिल जाता है, इसलिए इन, अंडर नहीं होता। छाया ये है पेड़ की और उसके नीचे जमीन खोद के थोड़ी बैठी, समझने वाले। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, किसी मतलब सतह के नीचे, किसी सरफेस के नीचे, अंडर द टेबल ऐसे करके हो, तब होता है इसे। हाँ ये है कि ये ना हो, ये पूरा ना हो, ये पूरा, तो अंडर द ट्री हो जाएगा कि द विलेजर्स सैट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे। पर अंडर द शेड ये कुछ सही नहीं है, इन द शेड होना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया, इसको ध्यान रखना। डाइस आर यूज्ड इन लूडो। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो जैसे ब्रदर होता है, ठीक, इसका दो तरह का बहुवचन बनता है, एक बनता है ब्रदर्स और एक बनता है ब्रदरन, ठीक। जैसे हैंग होता है, हैंग की दो तरह की वर्ब बनती हैं, पार्ट हैंग और हैंग बनता है ऐसे, और ये यहां से ये अलग होते हैं। तो डाइस इसी तरह से बनता है, एक डाइस बनता है और एक डाइस बनता है, इसी से बनते हैं, ठीक है ना। तो अब बनता चूंकि इसी से है, वो जो सिमिलर होता है ना, डाइस माने पासे हो गया, तो उसका जो सिमिलर होता है वो यही होता है। तो इस तरह से ये डाइस पासे, शतरंज के पासे, लूडो के पासे खेलने वाले जो होते हैं उसको डाइस, तो वो इसी से सिमिलर का ये प्लूरल होता है, इसका ये इस तरह से वर्ब बन जाती है। हैंग जो होता है, हैंग माने लटकाना, लटकना होता है, तो जब हैंग होता है तो वस्तु का लटकना होता है, और हैंग होता है तो व्यक्ति का लटकना होता है। ब्रदर्स का मतलब होता है कि सन्स ऑफ, मतलब सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के जो पुत्र हों उनको हम ब्रदर्स कहते हैं। मतलब एक ही फैमिली के हो, किसी माता पिता के पुत्र हो, उनको ब्रदर्स कहते हैं। लेकिन ये ब्रदरन का मतलब होता है किसी समाज या संस्था से जुड़े लोग होते हैं, या हम आपस में जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ऐसे करके हम ब्रदरन का यूज करते हैं। तो ऐसे ये भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो डाइस लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपका यूज किया जाएगा इस तरह से, DIC। तो डाइस माने फिर पासे हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें सामने नहीं आती हैं तो फिर बच्चा समझ नहीं पाता। योर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स एंड ग्लासेस, जैसे ये लिखा हुआ है और देख रहे हो, इनका कभी भी प्लूरल में प्रयोग नहीं होता, बिकॉज दीज आर मटेरियल नाउन्स, अर्थात ये मटेरियल है। तुम्हारा घर ईंट का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ और कांच का बना हुआ, तो कांचों का बना हुआ गलत, लकड़ियों का बना हुआ गलत, मतलब मटेरियल के हिसाब से गलत, पत्थरों का नहीं पत्थर का, ईंटों का नहीं ईंट का बना है, तो ये हमेशा सब गलत है। यहाँ पर ऐसा हटेगा, यहाँ पर हटेगा, ये मैंने एक साथ इसलिए ले लिया है क्योंकि कहीं ब्रिक्स हो तो समझ जाइए ब्रिक करना, स्टोन्स हो तो स्टोन करना, वुड्स हो तो वुड करना, और ग्लासेस हो तो ग्लास करना। ग्लास मतलब कांच हो गया। फिर आई लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी, मैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के साहित्य को पसंद करता हूँ। क्योंकि यहाँ 16th एंड 17th दिया तो सेंचुरी गलत लिखा, सेंचुरीज होना चाहिए, ठीक ऐसे करके। मतलब मैं 16वीं और 17वीं शताब्दियों के, तो अब वो शताब्दी बोलो या शताब्दियों बोलो, लेकिन 16th एंड 17th है तो सेंचुरी का सेंचुरीज ही होना चाहिए, जो कि करेक्ट है।
द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखो समझना है, कमिटी जजमेंट और गवर्नमेंट है और जूरी है, ऐसे करके कुछ बताया था मैंने कि इनका प्लूरल यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। अगर यहाँ कमिटी है तो सबमिटेड इट्स नहीं होगा, फिर देयर होगा, और जब देयर होगा तो रिपोर्ट्स होगा। तो अगर आपको करना है देयर तो आप रिपोर्ट्स करेंगे, ठीक, तो भी सही हो जाएगा। और अगर इट्स है रिपोर्ट है तो फिर यहाँ पर हैज कर दीजिए तो सही हो जाएगा। तो द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट या फिर द कमिटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। यहाँ पर समझना, हैव होगा तो देयर होगा, रिपोर्ट्स होगा, और अगर हैज होगा तो फिर सबमिटेड के बाद इट्स होगा और फिर रिपोर्ट ही रहेगा। ये भी समझना है, क्योंकि सिंगुलर भी और प्लूरल, जैसे टीम का सिंगुलर प्रयोग होता है, जैसे आवर टीम इज स्ट्रांग, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, भारतीय टीम बहुत शक्तिशाली, ये सिंगुलरली यूज हुआ। और यहाँ लिखा द टीम इज क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, अर्थात टीम बच्चों के समान लड़ रही है। तो जब बच्चों के समान लड़ रही है तो निश्चित तौर पर लड़ाई एक दूसरे में हो रही है, तो प्लूरली डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, आर होगा। द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। वन शुड यूज अ गॉगल्स इन द सन, मतलब हर किसी को धूप में चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये गॉगल्स होता है और डबल पार्ट से बना होता है, प्लूरल यूज किया जाता है, तो ए गलत लगा है, पहले तो यहाँ का ए हटेगा। अब सही है आपका, वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन। और अगर ए लगा है तो या तो आप केवल गॉगल्स रखिए, ठीक है ना, ये, और ए लगाना है तो फिर ए पेयर ऑफ फिर गॉगल्स करिए, या तो केवल गॉगल्स और या फिर ए पेयर ऑफ गॉगल्स, आप सही हो जाएगा, ये तो पेयर ऑफ लगा दीजिए। इसके बाद द स्वीपिंग ऑफ द हाउस इज कलेक्टेड इन ए पिट, इस घर का कूड़ा करकट एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर स्वीपिंग नहीं होगा, स्वीपिंग माने सफाई केवल हो गई, लेकिन जब आप एस लगाओगे स्वीपिंग तब कूड़ा करकट होगा, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा स्वीपिंग्स, ठीक है। और जब स्वीपिंग्स करोगे तो फिर इज कहाँ होगा, जब स्वीपिंग्स करोगे तो इज नहीं होगा, फिर स्वीपिंग्स के साथ आएगा आपका आर, समझ गए ना। इसी तरह जैसे इनिंग्स होता है, सराउंडिंग्स होता है, और अर्निंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, ऐसे करके होते हैं जो बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। तो द स्वीपिंग्स ऑफ द हाउस आर कलेक्टेड इन ए पिट, पिट माने गड्ढा, अर्थात इस घर का कूड़ा करकट, क्योंकि कूड़ा करकट बहुवचन होता है, तमाम चीजें साफ होकर के बाहर आती हैं, बहुत सारी चीजें, तो इसलिए स्वीपिंग्स कहा जाता है। तो अब जैसे हम ये लिख दें, अगर आप ये लिख दें दिस हाउस नीड्स स्वीपिंग, तो ये सही है, दिस हाउस नीड्स स्वीपिंग, अर्थात इस घर को सफाई की आवश्यकता है। तो अब स्वीपिंग का भी यूज है, तो इस घर को सफाई की आवश्यकता, स्वीपिंग और स्वीपिंग्स ऑफ दिस हाउस आर कलेक्टेड। तो यहां पर सेंस समझना है, इस घर का बुहारन, कूड़ा करकट जो साफ होके आता है, आर कलेक्टेड। अब अगर सफाई का होगा तो कलेक्टेड कैसे होगा, तो यहाँ पर ये दिस हाउस नीड्स स्वीपिंग, इस घर को अब यहाँ स्वीपिंग्स अगर कोई करता है और आपको मिलता है तो इस घर को स्वीपिंग्स की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, ये गलत हो गया। यहाँ पर आपको एस हटाना पड़ेगा, तब आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पर स्वीपिंग में एस लगाना पड़ेगा, तब आपको सही होगा। तो इस तरह से इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जिन्हें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, तो मैं समझाने की कोशिश की है, और अगर बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल देखिए और एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी सेंटेंस में है, अगर दी गई एक्सरसाइजेस में, दिए गए सेंटेंसेस में किसी भी तरह की कोई समस्या है, और धीरे धीरे और भी सेंटेंस बहुत सारे हैं, विशेष प्रकार के वाक्य हैं, अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं इनको डालता हूँ। बस ये है कि मेहनत तो पड़ती है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप करो चाहे हम करें, तो तुम भी करो और मैं भी कर रहा हूँ। तो देखते रहिए, समझते रहिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग।